नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का सेकंड पार्ट या सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में, कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये सब चीज़ें देख चुके हैं अपन फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब हम सेकंड लेक्चर पकड़ने वाले हैं इसके, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, सेकंड होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और पढ़ेंगे इसका बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों बैलेंस करना ज़रूरी होता है। एडवांटेज केमिकल इक्वेशन के एडवांटेज पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, और केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन इसी लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सो इट मेक्स इजी टू स्टडी अ रिएक्शन विद अ सिंगल ग्लांस। सिंगल ग्लांस का मतलब है अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें अपन कंप्लीट पढ़ते हैं। जैसे किसी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें उसका कंप्लीट नाम पढ़ा जाएगा ना, लेकिन जब केमिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर क्या अपन सिर्फ उसके सिंबल्स को देखकर ही पता कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं। जैसे मान लो कहीं पर कोई गाड़ी या एक्सीडेंट हुआ है तो अपन वहाँ पर जो भीड़ है उसको देखकर पता करते हैं, या फिर किसी से पता करोगे लोगों से क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन जब आप वहाँ पर देखोगे, मान चलो आप कि गाड़ियों की आपस में कार की टक्कर हुई तो आप कार को देखोगे तो उससे पता कर लोगे कि इसमें क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के अंदर। क्या होता है जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसको सिंगल ग्लांस में, यानी कि सिर्फ किससे जैसे एटम्स होते हैं, मान चलो C+O2 है, CO2, तो इससे क्या होता है CO2 बन रहा है। तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सिंबल्स को देख रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, गैस। ये क्या हो गया, सिंगल ग्लांस का मतलब है सिंबल्स, यानी कि इसको कंप्लीटली ना पढ़कर शॉर्ट फॉर्म में, उसका मतलब होता है सिंगल ग्लांस। दूसरा, रिक्वायर्स लेस टाइम एंड एफर्ट्स कंपेयर टू केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या जाता है, टाइम और एफर्ट्स तो लगते हैं जो केमिकल रिएक्शन के कंपेयर में कम लगता है केमिकल इक्वेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट है गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो विच अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट। इसमें क्या अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो किससे नहीं मिलती है अपन को, केमिकल रिएक्शन से। जैसे कि सिंबल्स के बारे में, या फिर स्टेट के बारे में, उसकी क्या स्टेट है, कितना टेम्परेचर है, ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है आपको, केमिकल इक्वेशन से। केमिकल रिएक्शन से ये नहीं मिलती है। फोर्थ, जो क्या है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, नॉर्मली बुकों में नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से बनाया है। तो देखो इसमें, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन इज यूनिवर्सल विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट लैंग्वेज। जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसको डिफरेंट लैंग्वेज में भी क्या है, एक जैसा ही लिखा जाता है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिख लो। अगर किसी चीज़ का सिंबल Mg है, मान चलो मैग्नीशियम का Mg है, तो Mg लिखा जाएगा, चाहे उसको उर्दू में लिखो, पंजाबी में लिखो, या फिर किसी दूसरी भाषा में लिखो, क्या होगा उसका सिंबल Mg होगा, उसको मैग्नीशियम ही बोला जाएगा, ना कि उसको मैग्नीशियम को कार्बन बोलोगे। ये क्या, यूनिवर्सल विद रेस्पेक्ट डिफरेंट लैंग्वेज में क्या होती है, सेम होती है। इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख लो, इसका सिंबल्स वगैरह चेंज नहीं होते हैं। तो इसके 4-5 एडवांटेज है केमिकल इक्वेशन के। इसके बाद पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करें। देखो, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एड इन सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को तुम किस में ऐड करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड में, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, इट फॉर्म्स क्या बनता है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल्स क्या होता है, Zn, क्या होगा, Zn प्लस, किस में ऐड कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4, तो क्या बनता है, सल्फेट, जिंक सल्फेट, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फर्स्ट हो गया ये, यानी कि केमिकल रिएक्शन को किसमें चेंज कर रहे हो, केमिकल इक्वेशन के अंदर। दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड इज एड इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड होता है लाइम वाटर, जो अपन घर में क्या करते हो, कल ही करते हो, जब एक तो
लेके आते हो तुम पाउडर, जो थोड़े पत्थर टाइप से होते हैं, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हो बिना बुझा हुआ चूना। जब उसमें अंदर क्या कर देते हो, वाटर ऐड करते हो। देखा होगा कभी किसी को दीवार वगैरह कली करते हैं तो उस टाइम देखा होगा, मकान की पुताई करते हैं तो उसमें पानी डालते हो तो उसमें क्या गे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जैसे लावा की तरह गर्म हीट होती है, तो उसको बुझा हुआ चूना बोलते हो, जिसको बोलते हो लाइम वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या ऐड कर रहे हो, H2O यानी कि जल, तो क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलेगी इसमें से, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है, बिना बुझा हुआ, क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो बिना बुझा होगा, और इसके पानी अंदर ऐड कर देते हैं हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन आ गया इसके, हाइड्रोजन क्या होता है H2O के अंदर आता है, जो हाइड्रोक्साइड बनेगा तो क्या इसके अंदर पानी होती है, बुझा हुआ हो जाएगा। उसके बाद है क्लोरीन AgCl, किस में रखते हो, सनलाइट के अंदर, क्या बनाता है Ag और Cl, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। अभी इसको बैलेंस नहीं करेंगे, बैलेंसिंग अपन अभी सीख नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा जो बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हो और इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, वे सब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा। द बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो केमिकल इक्वेशन बैलेंस तब होगी जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के जो एटम्स होंगे उन वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितने एटम्स या मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट है उतने किसके अंदर हो, क्या प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि जितना मास, या इसलिए लो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किनका होना चाहिए, प्रोडक्ट का, यानी कि दोनों का मास या एटम्स या मोलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एटम्स के नंबर या फिर उसका मास क्या डिफरेंट है एटम्स और प्रोडक्ट का, तो कैसे होगी, अनबैलेंस रिएक्शन होगी। तो देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट साइड आर कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि जिसमें जो एटम्स के नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एज वेल एज क्या हो, इक्वल हो। जितने रिएक्टेंट के एटम्स है उतने ही किसके हो, प्रोडक्ट के हो, तो वो इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस्ड। अब देखो इसमें देखो, इधर देखो जिंक कितने हैं, एक, इधर भी जिंक एक है, दूसरा हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, सल्फर 1 है, इधर भी 1 है। रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन कितने, 4, प्रोडक्ट के अंदर भी 4 है। या फिर इसको अगर मेथड इसका बैलेंस करने का देखो, इधर लिखो एलिमेंट्स इसके नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, या फिर LHS नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, या फिर RH। यहाँ पर एलिमेंट्स लिखते हैं कौन कौन से अपने पास, Zn है, जिंक है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो एटम्स के नंबर यानी रिएक्टेंट के अंदर जिंक कितने हैं, 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने, 4। इसी तरह इधर कितने, जिंक 1, हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4। तो ये कैसी है, बैलेंस्ड। कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड। अगर इक्वल नहीं होते तो कैसी होती, अनबैलेंस्ड। ओके, एक तरफ लिखो एलिमेंट्स, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एलिमेंट तो सेम ही होंगे, कोई भी रिएक्शन हो रही है। दूसरा नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के अंदर कितने नंबर एटम्स के। अब देखो Zn का यानी जिंक का 1 एटम यूज हो रहा है रिएक्टेंट्स के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर भी क्या है, 1 ही है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम्स कितने, 2, इधर भी कितने, 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद सल्फर, सल्फर कितना है, रिएक्टेंट के अंदर 1 है, प्रोडक्ट के अंदर भी कितना है, 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के अंदर 4 है, और इधर भी 4 है। तो ये इक्वेशन कैसी हुई, बैलेंस्ड। अब देखते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम, कैसे होंगे नंबर, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर एटम्स के नंबर अनइक्वल होंगे, यानी कि सेम नहीं होंगे, जितने अगर प्रोडक्ट के अंदर 2 हैं, मान चलो रिएक्टेंट के अंदर 2 हैं या प्रोडक्ट के अंदर 3 हो गए, या रिएक्टेंट के अंदर 3 है, प्रोडक्ट के अंदर 2 हो गए, 4 हो गए, तो कैसे हो गई, अनबैलेंस हो गई। जिसके अंदर एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एटम्स कैसे होंगे, इक्वल नहीं होंगे, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नोट, इसका एक नोट देख लो, अनबैलेंस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन।
कंकाली अभिक्रिया या समीकरण बोलते हो। जैसे देख लो FeH2O Fe3O4 प्लस H2O। अब इसका देखते हैं, एक तरफ क्या लिखते हैं अपन एलिमेंट्स, उसके बाद क्या लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, सेकंड तरफ क्या लिखेगा नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आर एच। एलिमेंट्स कौन कौन से Fe, सेकेंड क्या है अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सबसे पहले लेते हैं रिएक्टेंट के अंदर कितने Fe एक है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब इधर देखो Fe इधर कितने 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए तो 4। यहाँ पर देखो रिएक्टेंट के अंदर Fe कितने 1 है और प्रोडक्ट के अंदर 3, हाइड्रोजन सेम है, यहाँ भी 2 है इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट के अंदर कितना है 1, प्रोडक्ट के अंदर 4। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब आगे देखते हैं इसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, यानी कि इक्वेशन होते हैं केमिकल रिएक्शन हो या फिर इक्वेशन हो, उसको अपन बैलेंस क्यों करते हैं और ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, ये करो एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आता है कि केमिकल इक्वेशन को प्रत्येक यानी कि एवरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है और अनबैलेंस इक्वेशन को अपन क्यों नहीं लिख सकते हैं, फिर कि वो क्यों सही नहीं है। ये एक क्वेश्चन माइंड में घूमता है। तो देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा कि जो मैटर होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो अपन क्या कर सकते हो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर बैलेंस या फिर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो क्या होगा, मान चलो ये H2 प्लस O2 है तो क्या बन गया H2O, तो यहाँ पर क्या हो गया एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या हो गया डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन आपने तो 9th क्लास पढ़ा या फिर अच्छे से पढ़ा 9th क्लास में कि मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इसका मतलब ये क्या है गलत हो गया। दूसरे देखो L प्लस Cl2 क्या बनता है LCl3, यहाँ पर क्या हो रहा है एक Cl क्रिएट हो रहा है, तो जो भी क्या है गलत है, ठीक है। लेकिन मान चलो अगर इसके अंदर H2O के अंदर अपन यहाँ 2 लगा देते हो और यहाँ भी क्या लगा 2 लिख देते हो, 2 इसका आगे और 2 इसका आगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, इधर भी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन भी 2। तो अब देखो यहाँ भी जो एटम्स है टोटल कितने हो गए, प्रोडक्ट के भी 6 एटम्स हो गए और रिएक्टेंट के भी 6 और प्रोडक्ट के भी 6, यानी कि 4 एटम्स किसके हो गए हाइड्रोजन के और 2 किसके हो गए ऑक्सीजन के, इधर भी 4 हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के। इसका मतलब है जब बैलेंस होगी तो उसके अंदर जो मास या एटम्स होगा वो कैसे होगा इक्वल, वहाँ पर ना तो कोई प्रोडक्ट क्रिएट होता है यानी ना कोई मैटर वहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये बैलेंस इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसी है बैलेंस्ड, और बैलेंस इक्वेशन सही होती है जो किसके रूल को फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन सब का यही है कि जो अपन केमिकल इक्वेशन होते हैं अगर वो अनबैलेंस है तो उसके अंदर या तो मैटर क्रिएट हो रहा है या फिर डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है गलत होती है। इसीलिए अपन एवरी इक्वेशन को क्या करते हो बैलेंस करते हैं और अनबैलेंस इक्वेशन अपन नहीं लिख सकते जो कि उसमें क्या है क्रिएट हो रहा है या फिर डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी कोई भी मैटर से, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए अपन क्या करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है जो अगर इसको बैलेंस करोगे तो यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का है, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो कैसा होगा इक्वल, और मास इक्वल होगा तो उनके एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल्स होंगे, एटम्स के नंबर भी क्या होंगे इक्वल्स होंगे। इधर देखो एज इन अनबैलेंस इक्वेशन इज नंबर ऑफ एटम्स और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड आर अनइक्वल ड्यू टू विच अनबैलेंस्ड इक्वेशन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को लॉ को फॉलो नहीं करते। दैट इज वाई एवरी अनबैलेंस्ड इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। इसलिए क्या करते हैं अपन अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। इन सब का मीन्स यही है कि जब भी अनबैलेंस इक्वेशन होगी उसके अंदर क्या होगा या तो कोई मैटर क्रिएट होगा
या फिर डिस्ट्रॉय होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है मैटर नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो अपन किसी मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब अनबैलेंस होगी तो उसमें देखो यहाँ पर अभी क्या हो रहा था, Al + Cl2 है तो Al3 बन रहा है, यानी कि एक Cl क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, जो कि गलत है। अगर अपन इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या इक्वल होंगे दोनों तरफ, इनके एटम्स के नंबर इक्वल होंगे, तो मास भी कैसे होगा, इक्वल, जो कि सही होता है। इसलिए अपन एवरी इक्वेशन को क्या करते हो, बैलेंस करते हो, और अनबैलेंस इक्वेशन अपन नहीं लिखते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। देखो N2H2 क्या बन रहा है, NH3 अमोनिया बना रहे हैं, Fe + H2O देखिए Fe3O4 H2 बना रहे हैं। तो इसमें देखो ये बैलेंस इक्वेशन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। देखो देखने से पता चलता है इधर N2 है, इधर 1 है, तो ये कैसे अनबैलेंस है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, N2 यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन इधर हाइड्रोजन 3 है और नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन को इधर 2 बनाने के लिए क्या करोगे, सिंपल साथ इसका आगे क्या लिखोगे, 2। तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, इधर भी 2, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गया अब इधर। तो आपने 6 बनाने के लिए क्या करोगे, इसके आगे 3 लिख दो, 3 कर दोगे। एक बात और इंपॉर्टेंट समझ लो, कभी भी जब भी क्या कोई भी डिजिट लगाओ यानी नंबर लगाओ किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते समय, हमेशा इसके आगे लगा सकते हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर लगा दिया, इस जगह पे कभी अपन जैसे कि यहाँ लगा दूँ, इस तरह कभी नहीं होता है। जब भी कभी बैलेंस करो तो उसके आगे ही लिख सकते हो, उसके नीचे कभी मत लिखना, जो कि गलत होगा। यहाँ इससे छेड़छाड़ अपन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये बैलेंसिंग वाला जो पॉइंट है तुम्हारे 10th में, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें भी। ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ज़्यादा ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। इसमें सिंपल सा एक तरफ एलिमेंट लिखो, एक तरफ रिएक्टेंट्स के एटम्स, फिर प्रोडक्ट के एटम्स, और उनकी नंबरिंग करो, जिधर कम है उनको बैलेंस करो। अगर कम है तो उसको ज़्यादा करोगे, ज़्यादा है तो कम तो करने से, तो लेकिन दूसरी तरफ उसको बैलेंस करते हो। अगर रिएक्टेंट्स के अंदर कम है और प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा है तो रिएक्टेंट के अंदर बढ़ाओगे, अगर प्रोडक्ट के अंदर कम है तो प्रोडक्ट के बढ़ाओगे, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जैसे है N2 हो गए 2, या फिर अगर तुम उस मेथड से करना चाहो, एलिमेंट्स इधर रिएक्टेंट्स के एटम्स आ जाएंगे और इधर प्रोडक्ट के एटम्स आ जाएंगे, तो N हो गया। और हाइड्रोजन पहले क्या था, ये देखो इधर कितने, 2, इधर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है। अब इधर हाइड्रोजन 2 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 2 लगा दोगे, तो 2 का मतलब है हमें 2 से मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर 2 तो इधर क्या गए 2। अब यहाँ पर तुम हाइड्रोजन कितने, 3 है, अगर इसका अंदर क्या लगाओ 3 लगाओ, तो इसका मतलब यहाँ पर अपने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, तो कितने हो गए 6। तो उसी तरह यहाँ भी क्या हो गया, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6। क्या आप कैसी हो गई है, बैलेंस। इधर देखो Fe + H2O Fe3O4, तो अनबैलेंस तो ही, यहाँ पर Fe3 है तो इसको क्या बनाओगे 3, तो क्या करो सबसे पहले 3 लिख दो। अगर ये मेथड यूज़ करना चाहो तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर सिंपल सा तुमसे हो जाता है तो इसमें क्या है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस मेथड थोड़ा टाइम नहीं लगता, इजीली हो जाता है। इधर क्या Fe कितना है 3, अब Fe तो यहाँ पर क्या हो गया इक्वल हो गया, जैसे कि 3Fe प्लस, और इधर भी Fe3, O कितने हैं यहाँ पर 2, इधर कितने 4, ऑक्सीजन 2 है ही, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है आप लोगों को, इधर 4 है और इधर 2 हैं, तो यहाँ पर क्या लगाओगे तुम 4, तो ये क्या हो गया अपना 4H2O और 4, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन भी 4 हो गए, यानी 4 हो गए ऑक्सीजन भी। बचा क्या अपने पास हाइड्रोजन। अब देखो इधर कितने 4 दूनी 8, लेकिन इतने इधर कितने 2, तो इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई, इसका 4 लगा दो, तो ये भी क्या हो जाएगा 4H2। अब देख सकते हो Fe कितने 3, हाइड्रोजन कितने 8, ऑक्सीजन कितने 4।
इधर भी Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है। तो इसका मतलब बैलेंस कैसे हो गई, 3 से 3, हाइड्रोजन 8 है तो इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन कितने 4, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4। तो ये कैसे हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ये इस तरह से इसको बैलेंस इजीली है, मतलब ज़्यादा है नहीं ऐसा कुछ हार्ड इसके अंदर है नहीं, इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो 2 नंबर 3 नंबर में आता है, सिंपल सा पूछ लेता है, कई बार इक्वेशन बैलेंस दे देता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा माइंडेड हो जाते हैं, मतलब आवार स्मार्ट बोलते हैं ना, वो उसको क्या गलत कर देते हैं। कुछ इक्वेशन पहले से बैलेंस आती है, या फिर जिसके अंदर कुछ इस तरह से आ जाते हैं, कुछ अनबैलेंस देते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एटम को अनबैलेंस दे देंगे, यानी कि नंबरिंग कम बढ़ती हो जाती है, उसको बैलेंस करना होता है। तो 4 या 2-3 नंबर इससे कहीं जाने वाले नहीं है, अगर तुम अच्छे से एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो तो। अब इसमें कुछ ऐसा देता है जैसे कि केमिकल रिएक्शन दे देगा, हिंदी उसको वैसे लिख देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें मिलाओ, या फिर जैसे यहाँ पर है। अब तो यहाँ क्या अपन को इक्वेशन दे रखी है, अगर यहाँ पर क्या देता, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन रहा है, नाइट्रेट बन रहा है, यानी अमोनिया बन रहा है। अगर ये चीज़ दे देता तो तुम उसको फिर उसके लिए क्या करता है, उसको इक्वेशन में चेंज करोगे, जो हिंदी में लिखी हुई है इंग्लिश, या फिर तुमको हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो डायरेक्टली इक्वेशन रिएक्शन लिख के दे रखी है, उसको पहले क्या करोगे, इक्वेशन में चेंज करोगे, फिर इक्वेशन में चेंज करने के बाद उसको बैलेंसिंग करोगे। जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं, ये करो एक बार। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि क्या रिएक्शन दे देगा, पहले अपन को उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना, उसके बाद उसको बैलेंस करना। अब देखो, जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na प्लस, वाटर क्या होता है H2O, और इधर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या होगा NaOH, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो Na, इधर देखो H2 हाइड्रोजन कितने, 2, लेकिन इसके अंदर कितने 3। तो यहाँ क्या करोगे, इनको 3 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ लगाओगे 2, और इधर भी लगाओगे 2। देखो इधर 4 हो गए, इधर 2 और 2 4 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ भी क्या हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम है जो, इधर 2 हो गए और इधर 1 बचा है, तो इसको तो अपने इजीली 2 कर सकते हो, इसका आगे क्या लगा दो 2। तो अब क्या हो गया, देखो सोडियम 2 गए, इधर भी सोडियम 2 गए, हाइड्रोजन इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है और 2 ये 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, इसका आगे 2 लग रहा, तो ये कितने हो गए 2, इधर भी 2 हो गए। तो ये कैसी होगी रिएक्शन, बैलेंस। अब इधर देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्म होता है, CaOH2 हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहा है इसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, यानी कि वाटर। अब देखो इधर इसको बैलेंस है अनबैलेंस, COH2O, Ca कितने 1 है, इधर भी Ca कैल्शियम 1 है, ऑक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH इधर 2 हैं, इधर देखो ऑक्सीजन कितने 3 और 1 4, लेकिन इधर कितने 2 और 2 4, ऑक्सीजन भी सेम है, हाइड्रोजन कितने 2, इधर भी 2 हैं, कार्बन 1 है और इधर भी, इधर कैल्शियम कितने 1, इधर भी कैल्शियम क्या हो जाएगा, इधर भी 1 है तो इधर भी 1 है। हाइड्रोजन अगर ये इस तरह से आ जाता है, कई बार ब्रैकेट के अंदर जब भी कभी इस तरह से कोई भी चीज़ आ जाती है, 2 हो इसकी जगह 3 4, तो बेटे उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन भी कितने होंगे 4 और हाइड्रोजन भी 4। अब इसके ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कोई और भी एटम्स हो सकते हैं। अगर जब ब्रैकेट के अंदर इस तरह से आता है तो ये दोनों के, इसके अंदर 2 3 जितने भी एटम्स होंगे, जो ये संख्या होगी यानी डिजिट होगा, वो सब के लिए होगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, इसको इस तरह से समझो, एलिमेंट्स यहाँ पर कितने एलिमेंट्स कौन कौन से, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन। कैल्शियम 1 है, ये हो गया LHS और RHS, यानी प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 और 2 यहाँ से, कितने हो गए टोटल
4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हैं। कार्बन 1 हो गया। इधर देखो, कैल्शियम 1, कार्बन या फिर ऑक्सीजन ले लो, 3 ही हो गए और 1 ये, कितने हो गए? 4। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन 2, इधर के इतने 2 हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है? 1, तो यहाँ भी कार्बन क्या है? 1, यानी कि पहले से ही क्या है? बैलेंस्ड है। तो कई बार इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, यानी कि पहले से बैलेंस होगी, लेकिन उसको मैं बोलेगा इसको बैलेंस करो। जो पहले से बैलेंस होती है, आप बच्चे क्या होते हैं थोड़ा और स्मार्ट बन जाते हैं कि उस पर ध्यान देते नहीं, ये 2 कहीं लगा दिया, 1 कहीं लगा दिया, और वो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो इस तरह थोड़ा ध्यान रखा करो। ओके, इस तरह से तुमको दे देगा। कई बार क्या है, रिएक्शन दे देता है, उसको पहले केमिकल इक्वेशन में चेंज करना होता है, फिर इक्वेशन के बाद उसको बैलेंस करेंगे। और जब सिंपल दे देता है, कई बार इक्वेशन दे देता है, उसको बैलेंस करना वो उसमें थोड़ी आसानी होती है। इसमें थोड़ा तुम्हें सिंबल्स याद होने चाहिए कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, फिर वाटर दे दे, वाटर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ना। ये सब तुमको धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगा। धीरे धीरे जब पढ़ोगे किसी पॉइंट को अच्छे से डीपली, तो सब चीज़ ईजी हो जाती है। अब वैसे ही नॉर्मल बुक देख रहे हो या फिर नोट्स देख रहे हो, लिख रहे हो, लेकिन पढ़ नहीं रहे। हमने लिख तो बहुत लिए, 2-3 रजिस्टर भर लिए अच्छे अच्छे कोचिंगों से भी, ऑनलाइन, सब तरह से, उससे कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। साइंस और मैथ का ये होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा ईजी होते हैं सब्जेक्ट पढ़ने में। अगर तुम इसको चाहे कितने नोट्स बना लो, अच्छी कोचिंग से ले लो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करोगे। ना तो सही तरह से तुम साइंस समझ सकते हो, यही मैथ का होता है, उसमें भी प्रैक्टिस, यानी कि साइंस मैथ का यही होता है, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखो बेटे, देखो बच्चे, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है तुम्हारे एग्जाम में। जिस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन में पॉइंट वाइज जैसे टॉपिक आता रहेगा, उस हिसाब से सारे करवाता रहेगा। डोंट वरी, बस आपको थोड़ा पढ़ने की लोड़ है। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं आपके एग्जाम में दे के आऊँगा, है ना, या फिर देने जाऊँगा, तो वो तो आपको देने, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जिसकी टाइप के, किसी भी टाइप के, यानी जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे मैं पॉइंट वाइज करवाता रहूँगा। तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट तुम्हारा छोड़ूंगा नहीं जो बाद में तुम्हें लगे कि सर ने कुछ कराया नहीं। देखो इसमें क्या बोला, हाइड्रोजन गैस। देखो सबसे पहले देख लो, ट्रांसलेट फॉलोइंग स्टेटमेंट केमिकल इक्वेशन। पहले इसको केमिकल इक्वेशन चेंज करना है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस किसके साथ जुड़ रही है? नाइट्रोजन के साथ। और क्या बना रही है? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो देखो हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म आता है प्लस, किसके साथ जुड़ रही है? नाइट्रोजन के साथ। और क्या बना रही है? NH3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो लेकिन इधर 2 है, तो इसका क्या लगा दो? इसको 3 बनाओ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर क्या इतने हो गए? 6। यहाँ पर कितने हो गए? 2, तो यहाँ पर 2 लगा दो। अब वो नाइट्रोजन कितने हो गए? उधर 2, तो यहाँ भी 2 लगा दो। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 6, ये कितने हो गए? 2, यहाँ पर कितने हो गए? नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6, तो कैसी हो गई? बैलेंस। उस तरह यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। क्या होगा? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न का मतलब है एयर, यानी जब भी एयर के अंदर कोई चीज़ बर्न होगी तो वो किससे होगी? O2, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बर्न होते हैं। कोई चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन होता है वहाँ पर, वो एयर की बात होगी तो ऑक्सीजन। वैसे अगर मेंशन कर रखा है जैसे नाइट्रोजन गैस भी होती है, और भी काफ़ी गैसें होती हैं एयर के अंदर, तो लेकिन मेंशन नहीं किया हुआ है, तो तुमको क्या लगाना है? ऑक्सीजन, जो पहले भी बता चुके हैं, जब स्टार्टिंग में भी बताया था। तो क्या आएगी? O2। क्या बनाएगा कि वो वाटर, एक तो क्या देगा? जल देगा H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर 1 है, डाइऑक्साइड यानी कि SO2। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2, इधर हो गए 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? इसके आगे 2 लगा दो, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ लगाओगे तो ये कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन भी 4 हो गए। अब सल्फर कितने हो गए? 2, तो यहाँ 2 लगाओ, क्योंकि सल्फर यहाँ 2 हो गए। अब ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन कितने? 2, यहाँ कितने? 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पर सिंपल सा क्या लगा दो? 3। तो हाइड्रोजन 4, इधर भी 4 हो गए,
उसके बाद सल्फ़र कितने हो गए 2, इधर भी 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, इधर भी 6 हो गए। LHS RHS और ये हो गए एलिमेंट। तो इस तरह से इसको बैलेंस करते हैं। पहले अगर तुमको क्या इक्वेशन रिएक्शन दे रखी है तो उसको किस में चेंज करोगे, ट्रांसलेट करोगे इक्वेशन के अंदर। फिर इक्वेशन लिख ले हुए, उसके बाद उसको बैलेंस करना है। अब देखो इसकी स्टेट भी लिखनी होती है, अभी अपन लिखी नहीं, लेकिन जैसे सॉलिड है तो ऐसे लिखो, जो पहले बता चुके हैं कि एस बी आएगा, या फिर लिक्विड के लिए एल आता है, गैस के लिए जी आता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन वो कर लेते हैं। और इस तरह से या तो इस फॉर्म दे देगा, फिर इससे पहले जो किया अपन को, मतलब कि रिएक्शन दे रखी है तो उसकी इक्वेशन चेंज करो, या फिर इक्वेशन दे रखी है डायरेक्टली उसको किसमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं।